हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। बैंकिंग और इकोनॉमिक्स दोनों के लिए जो कॉमन वीडियोस चल रही थी उसमें उसकी एक और सीरीज़ है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सारफाइसी एक्ट। ठीक है, सारफाइसी एक्ट के बारे में देखेंगे। बेसिकली 2 या 3 वीडियोस आएंगी, कम से कम 2 या अधिक से अधिक 3 वीडियोस आएंगी जिसमें सारफाइसी एक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। तो देखने वाले हैं सारफाइसी एक्ट। शुरुआत करते हैं इसकी। सारफाइसी एक्ट 2002 में आया था ये एक्ट। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जा सकता है वो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो फुल फॉर्म इसका लिख रहा हूँ, देखिएगा आप लोग। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिनेंशियल asset and enforcement of security interest एक्ट 2002। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ठीक है ना, ये इसकी इंग्लिश थी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसका नाम है वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्रचना और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002। ठीक है ना, हिंदी में इसका एक और नाम मिलता है, या करके उसको भी लिख लेते हैं। इसका ना जो दूसरा नाम मिलता है उसको देखते हैं, वो नाम है वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं सुरक्षा ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम 2002। ये इसका दूसरा भी नाम था जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है ना, क्या नाम है? वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण। यहाँ पास जो पुनर्रचना है इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। पुनर्निर्माण है ये, ठीक है ना, पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम। ठीक है ना, देखिएगा ये जो हिंदी है इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, तो कहाँ कहाँ चेंज आए ये देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने बोला वित्तीय अस्तियों का, यहाँ पर बोल दिया हमने वित्तीय परिसंपत्तियों का। ठीक है ना, दूसरे कलर से बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो चेंजेस आया है, ये वित्तीय अस्तियों का, यहाँ अस्तियों का बोला गया है, यहाँ वित्तीय परिसंपत्ति, मतलब कुछ नहीं बदलेगा, बस शब्दों से खेला गया। ठीक है ना, उसके बाद से यहाँ पर है पुनर्रचना, तो यहाँ लिख दिया गया है पुनर्निर्माण। ठीक है ना, उसके बाद से यहाँ पर लिखा कि प्रतिभूति हित का प्रवर्तन, यहाँ है सुरक्षा ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम। ठीक है ना, ये 2-3 चीज़ जो मेजर चेंजेस है वो है इसके फुल फॉर्म में। ठीक है ना, तो आप लोग को पता चल गया इसका हिंदी में, इंग्लिश में क्या नाम है? सिक्योरिटाइजेशन। इसका इंग्लिश में नाम होगा सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। ये इंग्लिश हो गया। फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म बता जी कौन सा सही है, या ऐसे भी हो सकता है इसमें ई का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे मान लो इसमें पूछा है आर का मतलब क्या हुआ, ठीक है, रिफॉर्म हो गया। ऐसे ऑप्शन गलत दे देगा और आपको चूज करना पड़ेगा। हिंदी में याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, फिर भी एक बार देख लेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है ना, ये फुल फॉर्म है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक्ट तो पढ़ लिए, इसका फुल फॉर्म वगैरह पढ़ लिए। ये एक्ट आया क्यों? ठीक है ना, ये सारी चीज़ें देखते हैं। इसको बहुत ही डिटेल में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। शुरुआत एकदम धीमे धीमे, बट आप लोग जुड़े रहिएगा, आपको पता चलेगा। सिक्योरिटी जब इंटरेस्ट वाला एक्ट पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ा है। ठीक है ना, तो देखिएगा ये जो एक्ट आया था, छोटे में बता रहा हूँ, फिर बाद में डिटेल देखेंगे। जो भी एनपीए हो जाता है या जो भी बैड लोन हो जाता है उसकी वसूली के लिए आया था ये।
ठीक है, उसकी वसूली के लिए इस एक्ट को लाया गया। और वसूली तो पहले भी की जा सकती थी, तो तीव्र वसूली मतलब जल्दी से टाइम पर वसूली हो जाए और कुशल तरीके से, कारगर तरीके से वसूली हो जाए, अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और ये दोनों, ये जो काम किए जा रहे मतलब वसूली का कैसे किया जाए, बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के, ठीक है ना, बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के, यानी कोर्ट का किसी भी तरह से इंटरफेरेंस ना हो उसमें, और कोर्ट के बिना ही वसूली कर ले, ठीक है ना। ये सारफेसी एक्ट था, ठीक है ना। ये सब वसूली कैसे की जाएगी देखना, तो ये तो समझ में आएगी। जो वसूली की जाएगी तो कैसे की जाएगी, जो भी आपने गिरवी रखा होगा, जो भी कस्टमर लोन लेगा और बदले में जो भी चीज़ गिरवी रखा होगा, सिक्योरिटी के रूप में रखा होगा, तो क्या कहा गया, सारफेसी एक्ट बैंकों को ये अधिकार देता है, बैंकों के अधिकार देता है कि वो अपने एनपीए या बैड लोन की वसूली तीव्र और कुशल तरीके से कैसी, गिरवी रखी संपत्ति को बेच करके कर सकते हैं। और ये काम किया जाएगा बेचने का बिना कोर्ट के इंटरफेरेंस के। इतना बड़ा अधिकार देता है। पहले भी बैंक वसूल कर सकते थे, जो भी संपत्ति रखी गई है उसको बेच करके बैंक अपना पैसा रिकवर कर सकते थे, लेकिन वो कोर्ट में जाना पड़ता था। पहले भी एक्ट थे, 1993 में एक्ट आया था उसको लेकर के, तो पहले कोर्ट में जाओ, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी, उसमें 5 साल 7 साल 10 साल लग रहे हैं, और जब तक बैंक की हालत ख़राब है। तो इसलिए ये एक्ट आया कि आप सारे काम तो पहले जैसे कर सकते हो, लेकिन अब क्या होगा, बिना कोर्ट के इंटरफेरेंस के आप ये सारे काम कर सकते हो, ठीक है ना। इतना बड़ा चेंजेस इसमें आया, ठीक है ना। इसके बाद से इस एक्ट का उद्देश्य अगर देखना चाहें, उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, उद्देश्य तो सिंपल सा उद्देश्य है एनपीए की वसूली, ठीक है ना, एनपीए की वसूली, बस इसका यही उद्देश्य है, और कुछ उद्देश्य नहीं है। ये जो सारफेसी एक्ट आया, इसके लिए आप लोग याद करेंगे, कमेटी आप लोगों को बताया था जब बैंक पढ़ा रहा था, नरसिंघम कमेटी, नरसिंघा कमेटी बोल देते हैं, नरसिंघम कमेटी बोलते हैं। तो नरसिंघम कमेटी फर्स्ट आई थी और नरसिंघम कमेटी सेकंड आई थी। ये 1993, ये 1998, ये दोनों कमेटी, और साथ में एक और कमेटी आती है जिसको बोलते हैं अंध्यारुजिना कमेटी, ठीक है, ये आती है 1999 में। इन तीनों कमेटीज़ की सिफारिश के आधार पर ये सारफेसी एक्ट वजूद में आता है, ठीक है ना, ये सारफेसी एक्ट वजूद में आता है, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर है। अब देखिएगा, जब सारफेसी एक्ट आ गया, ठीक है, तो सारफेसी एक्ट के तहत एआरसीज की स्थापना की जाने लगी। एआरसीज बता चुका हूं, देख लीजिएगा वीडियो में। एआरसी क्या होता है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये जो असेट होते हैं उनको बेच करके, जो भी गिरवी रखी संपत्ति होती है उसको बेचने का काम यही करते हैं बैंकों की तरफ से, बेच करके और बैंकों को पैसा देते हैं, ठीक है ना। तो जब एआरसी की स्थापना की गई, और भारत की पहली एआरसी जिसको कहते हैं अर्सिल, ये 2000 में ही बनाई गई, ठीक है। जब एक्ट बनाएगा उसी के आधार पर, इसका फुल फॉर्म है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। भारत की ये एआरसी है, इसकी स्थापना की गई, ठीक है ना। तो अभी क्या क्या बात जाने आप लोग, एनपीए या बैड लोन, जो सारफेसी एक्ट बैंकों को अधिकार देता है, बैंकों को अधिकार देता है कि एनपीए या बैड लोन की वसूली तीव्र और कुशल तरीके से आप कैसे कर ले, बिना न्यायालय की हस्तक्षेप के, जो भी संपत्ति गिरवी रखी गई उसको बेच करके, ठीक है ना। इसका उद्देश्य एनपीए की वसूली फास्ट और अच्छे तरीके से, नरसिंघम फर्स्ट, नरसिंघम सेकंड 1993, 1998, अध्यारुजिना कमेटी 1999, इन तीनों कमेटीज की सिफारिश के आधार पर सारफेसी एक्ट वजूद में आता है। यहां तक समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो पूरा नाम था, जो सारफेसी एक्ट का फुल फॉर्म है, जो पूरा नाम है, ये पूरा का पूरा कई भागों में जोड़ करके बनाया गया, ठीक है ना। यानी इस एक्ट को अगर तोड़ना चाहें तो 3 भागों में तोड़ करके इस एक्ट को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला भाग हम देखते हैं, पहला भाग देखते हैं जिसका एस है सिक्योरिटाइजेशन, हिंदी में कहेंगे प्रतिभूतिकरण, प्रतिभूतिकरण, सिक्योरिटाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए एक्ट का फुल फॉर्म बताया हूं, उसका पहला पार्ट ले रहा हूं, 3 पार्ट में इसको समझने वाले हैं हम पूरे एक्ट को, ठीक है ना। तो देखिएगा, सिक्योरिटाइजेशन या प्रतिभूतिकरण, इसका मतलब होता है जो भी व्यक्ति लोन ले रहा है, लोन ले रहा है तो उसके बदले में क्या करता है, वो कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखता है,
ठीक है ना। तो गिरवी रखना ही सिक्योरिटाइजेशन होता है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति लोन लेने आया, मान लो 10 लाख का लोन लिया, तो 10 लाख के एवज में वो कोई प्रॉपर्टी अपनी रखेगा, कोई कार वगैरह है तो उसको रख सकता है, कोई कंपनी है, कोई ज़मीन है, कुछ भी है तो वो उस लोन के बदले में रखेगा, ठीक है ना। तो वो लोन के बदले में जो गिरवी रखवाई जा रही है चीज़, जो भी चीज़ गिरवी रखवाई जा रही है वो कहलाएगा सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है ना। यानी बदले में कोई चीज़ रख लेना सुरक्षाकरण कहलाता है, सिक्योरिटाइजेशन कहलाता है, ठीक है ना। यानी नॉर्मल से लोन दे दिया था, बैंक बोलता ठीक हो गया जाओ, कुछ रखने की जरूरत नहीं है, तब सिक्योरिटाइजेशन नहीं होता। लेकिन बदले में अगर कोई वस्तु रख ली गई है कि ये पैसा ले जाओ बदले में हम रखें गिरवी, तो ये होता है सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है ना। क्लियर हुआ, सिक्योरिटाइजेशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिनेंशियल एसेट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिनेंशियल एसेट, यानी हिंदी होगी इसकी वित्तीय अस्तियों की पुनर्रचना, ठीक है ना, वित्तीय अस्तियों की पुनर्रचना। अब इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। दूसरा टुकड़ा पढ़ रहे हैं, इसका दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। यहां पर देखिएगा कंस्ट्रक्शन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, रिकंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। जैसे ओपन, अगर इसको ओपन कर दे तो एक बार खोलना, रीओपन मतलब दोबारा ओपन करना, सर्च करना मतलब खोज करना, रिसर्च यानी अनुसंधान, बार बार खोज करना। इसी तरह से यहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं है, रिकंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब क्या होगा, हिंदी समझ में आ रही है, वित्तीय अस्तियों की पुनर्रचना। तो वित्तीय अस्तियां मतलब क्या होता है, असेट समझिएगा, असेट, ठीक है ना। तो अब देखना, समझा रहा हूं आप लोगों को। ये था बैंक, समझ लीजिएगा, ये है आपका बैंक। यहां किसी व्यक्ति को इसने लोन दिया, ठीक है। तो बैंक के पास ये जो पैसा रखा हुआ था, ये क्या था, बैंक के लिए असेट था। बार बार यही चीज समझा रहा हूं, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो बैंक के पास ये जो पैसा रखा हुआ था ये था असेट, क्योंकि ये जो जाएगा इसके पास तो बदले में कुछ लेकर के आएगा, ठीक है ना। जैसे ये मान लो 100 रुपए का असेट था, इसके पास चला गया, ध्यान से समझना, एकदम इधर उधर मत करना, पता चले मोबाइल में देख रहे कुछ और सोच रहे, एकदम ध्यान से समझना, ठीक है ना। बहुत ही इजी भाषा में समझा रहा हूं, बैंक से बाहर निकाल करके। इतना समझ गया तो जीवन के सारे परेशानियां दूर हो जाएंगी, ठीक है ना, समझ लेना इसको। तो बैंक के पास 100 रुपए थे, बैंक ने इसको दे दिया, तो बैंक को पता है कि बदले में 10 रुपए एक्स्ट्रा देने वाला है, यानी ये हमको लौटाएगा 110 रुपए, यानी ये हमको लौटाएगा कितना, 110 रुपए। 100 गया, 10 एक्स्ट्रा आ गया। तो बैंक के लिए इसने असेट का काम किया, यानी इसने कुछ ना कुछ बनाने का काम किया, ठीक है ना, कुछ ना कुछ इसने बनाने का काम किया। अब जो ये पैसा आ रहा था, जो 10 रुपए एक्स्ट्रा आया, 10 रुपए जो एक्स्ट्रा आया उसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, क्योंकि गया पैसा और तुरंत आ गया, यानी एक बार गया एक बार आना, ठीक है। टर्न होना यानी मुड़ना, रिटर्न यानी दोबारा मुड़ना या वापस आना, ठीक है ना। तो यहां पर देखना 10 रुपए एक्स्ट्रा आने वाले थे, तो एक ही बार में तो आने वाले थे ना, ठीक है ना। अब वो एक बार नहीं आया तो बैंक को दोबारा प्रयास करना पड़ेगा, समझना। पैसे गए, कुछ इंटरेस्ट के साथ वापस आने वाले थे, नहीं आ पाए, यानी एक सर्कल था, ये आ जाता तो कंस्ट्रक्शन होता, ये एक बार में बन गया, एसेट बन गए, लेकिन ये वापस नहीं आया, तो बैंक को प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी इसकी सिक्योरिटी को बेचना पड़ेगा, जो रखी हुई सिक्योरिटी है, जो रखी हुई सिक्योरिटी थी उसको बैंक क्या करेगा, बेचेगा। बेचने के बाद ये पैसा आएगा, यानी जो पैसा एक बार में आने वाला था वो दूसरी बार आएगा, दूसरी बार में आएगा, यानी ये क्या हुआ, रिकंस्ट्रक्शन हुआ, पुनर्रचना हुआ फिनेंशियल असेट का। समझ में आया, क्या समझाएं। अब देखना, इतना तो समझ में आ गया ना।
तो बैंक की जो सिक्योरिटी रखी गई है वो सिक्योरिटी कैसी हो सकती है, मूवेबल या इन या नॉन मूवेबल हो सकती है। और ये चल अचल संपत्ति क्या हो सकती है, ये हो जाएगा आपका इन मॉर्गेज प्रॉपर्टी, ठीक है ना। जो भी मूवेबल या नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी होगी जिसको बैंक बेच करके अपना पैसा रिकंस्ट्रक्ट करेगा वो एक साथ कहलाती है इन मॉर्गेज प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो इसको बेच करके बैंक अपना पैसा वसूल लेगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यानी बैंक का जो एसेट चला गया था, नहीं आया, यानी पहले बार में नहीं आया, उसको दोबारा लाने का प्रयास बैंक ने किया। वो मूवेबल या नॉन मूवेबल जो भी असेट थे, सिक्योरिटी थी, उनको बेच करके यानी इन मॉर्गेज प्रॉपर्टी को बेच करके उसने अपना सिक्योरिटी को दोबारा जनरेट किया। तो दोबारा जनरेट करना ही रिकंस्ट्रक्शन कहलाया, ठीक है ना। अब तीसरा पार्ट इसका देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब तीसरा पार्ट है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, हिंदी है इसकी प्रतिभूति हित का प्रवर्तन, प्रतिभूति हित का प्रवर्तन। प्रवर्तन का हिंदी होता है लागू होना, ठीक है ना, लागू होना। तो इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, यहाँ पर जो इंटरेस्ट आप लोग देख रहे हैं, इंटरेस्ट जो आप लोग स्पेलिंग देख रहे हैं, मीनिंग देख रहे हैं, इसका अर्थ यहाँ पर ब्याज से नहीं है, यहाँ पर है चाह से, हित से, ठीक है। यानी अब देखना जो भी प्रॉपर्टी थी गिरवी के रूप में, समझिएगा सारी बातें, जो भी प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल थी या नॉन मूवेबल थी यानी मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना। तो इसको बेचने के लिए दो चीज़ें चाहिए। पहले मान लो इसको बेचना हो, किसी बैंक, कोई भी बैंक होगा, इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है वो बैंक, तो बेचने के लिए दो चीज़ें चाहिए। बैंक के पास उसको बेचने का अधिकार होना चाहिए, जो अधिकार सरफेसी एक्ट दे चुका है। दूसरा, वो सिक्योरिटी बेचने के लिए बैंक का इंटरेस्ट होना चाहिए, बैंक की चाह होनी चाहिए, ठीक है। बैंक चाहे उसको बेचना। आप खाना कब खा सकते हैं, जब वो खाना आपका होगा यानी आपका अधिकार होगा, और दूसरा आपकी खुद की चाह होगी, आपको भूख लगी होगी, ठीक है ना, तभी खा सकते हैं। यानी अधिकार और भूख दोनों चाहिए। यहाँ पर बैंक को अगर किसी की प्रॉपर्टी बेचनी है तो सबसे पहले अधिकार चाहिए, तो सरफेसी एक्ट ने अधिकार दे दिया। और चाह यानी बैंक जो सिक्योरिटी रखी गई थी, ये जो सिक्योरिटी रखी थी किसी ने, ठीक है ना, कि पैसा अगर नहीं देंगे तो इस सिक्योरिटी को आप बेच देना, तो बैंक का इंटरेस्ट इस सिक्योरिटी में होता है, और इंटरेस्ट को लागू करवाने के लिए इन्फोर्समेंट अपनाया जाता है। यानी उस सिक्योरिटी को बेचने का अधिकार सरफेसी एक्ट में हो गया, और चाह तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट है ये, ठीक है ना। तो यानी क्या हुआ, सिक्योरिटाइजेशन, यानी जो भी लोन लिया जा रहा है उसके बदले में कोई चीज गिरवी रखवा लेना, सिक्योरिटाइजेशन कहलाता है। उसके बाद से दूसरा पार्ट हम लोग पढ़े थे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, यानी उस संपत्ति का पैसा एक बार नहीं आया, ब्याज नहीं आया, यानी जो पैसा बैंक से चला गया था वो नहीं आया, तो उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना, यानी पैसे को, जो संपत्ति रखी गई थी उसको बेच करके, सॉरी पसीना आ रहा है, तो जो भी पैसा रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा वो दूसरे पार्ट का हिस्सा होगा, दूसरा पार्ट कहलाएगा। और तीसरा होगा इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, मतलब उस सिक्योरिटी में बैंक का इंटरेस्ट होता है। यानी पैसा अगर दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो बैंक इस पर तिरछी नजर रखेगा कि ठीक है हमारी संपत्ति है ये, ना दो हम बेच देंगे, ठीक है ना। तो बैंक उसमें अपना इंटरेस्ट लगाया रहेगा। बैंक का इंटरेस्ट होगा, ओनरशिप नहीं होगी, बैंक मालिक नहीं बनेगा, उसका इंटरेस्ट होगा, जितना उसका पैसा होगा बेच करके वो अपना वसूल कर लेगा, ठीक है ना। तो ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट जो सरफेसी एक्ट था उसके तीनों पार्ट को अच्छे से समझा दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। एक चीज और यहाँ पर मिस कर दी, सारे काम कैसे करेगा वो, बेचने उचने का, बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के, ठीक है ना, यानी लीगली टेक ओवर करेगा लेकिन न्यायालय के बिना हस्तक्षेप की। इसका मतलब होता है प्रॉपर्टी पर या प्रॉपर्टी का लीगली टेक ओवर करेगा प्रॉपर्टी को, किसी भी तरह से, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से करेगा, लेकिन सिक्योरिटी को बेच करके अपना पैसा वसूल लेगा, उसको इन्फोर्समेंट करेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। ये थोड़ा सा कंसेप्ट था,
अब आते हैं इसके फैक्ट पर, ठीक है ना। देखिए एग्ज़ाम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे पूछ लेगा कि सारफेसी एक्ट में चैप्टर कितने हैं, या इसमें सेक्शंस कितने हैं, या चैप्टर 1 में क्या क्या बातें बोली गई हैं, या चैप्टर 1 के सेक्शन 2 के 2H में क्या बातें की गई हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पूछा जा सकता है, ज़्यादा डीप नहीं जाएगा, फिर भी जितनी चीज़, जैसे कोई शब्द आता है, आपने बोरोवर, इससे पूरे जो सिस्टम पढ़ेंगे इसमें बोरोवर को देखेंगे, लेंडर को देखेंगे, आप एनपीए के बारे में जानेंगे, एआरसी के बारे में देखेंगे, ठीक है, ट्राइब्यूनल्स के बारे में देखेंगे। तो ये जो भी शब्द इस्तेमाल होते हैं सारफेसी एक्ट के दौरान, कुछ इंपॉर्टेंट वाले, तो कम से कम उनको पता होना चाहिए कि कहाँ पर हैं ये, ठीक है ना। तो वो सारे फैक्ट हम देखते हैं, इसको याद करिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बता दे रहा हूँ, सबसे पहले इसमें अगर चैप्टर की बात करें, चैप्टर्स की बात करें, तो टोटल 6 चैप्टर्स हैं। देयर आर 6 चैप्टर्स इन सारफेसी एक्ट, ठीक है ना। 6 अध्याय हैं इसमें, और सेक्शंस की बात करें तो टोटल 42 सेक्शंस हैं। 6 अध्याय 42 सेक्शंस। और याद रखिएगा जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एक बार इसको चेकआउट कर लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके, क्योंकि कोई अगर बदलाव हुआ, मान लो 42 सेक्शन से कुछ बढ़ गए, कुछ कम हो गया, चैप्टर कुछ नए ऐड कर दिए गए, तो एग्ज़ाम देने जाने से पहले इसको एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट देखते हैं, जो चैप्टर 1 है उसकी हेडिंग है प्रिलिमिनरी, यानी प्राथमिक बातें की गई हैं। प्रिलिमिनरी, प्राथमिक बातें की गई हैं। तो चैप्टर 1 का सेक्शन 1 क्या बात करता है, तो ये बात करता है शॉर्ट नेम, फिर एक्सटेंट, फिर एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, यानी संक्षिप्त नाम, हिंदी वालों के लिए बता दें, संक्षिप्त नाम लागू होना, ठीक है, सॉरी, संक्षिप्त नाम विस्तार और लागू होना, ठीक है ना। शॉर्ट नेम, संक्षिप्त नाम, एक्सटेंट मतलब विस्तार, कमेंस यानी लागू होना। तो इसका शॉर्ट नेम आप लोग फुल फॉर्म कर लीजिएगा। इसका शॉर्ट नेम यही बताया गया, सारफेसी एक्ट, फुल फॉर्म बता चुका हूँ, यहीं पर ऐड कर दीजिएगा, शॉर्ट नेम हो जाएगा, ठीक है ना। सेक्शन 1 की बात। दूसरा एक्सटेंट है होल इंडिया, ठीक है ना, यानी संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। और अगर कमेंस की बात करेगा तो 2 डेट्स याद रखिएगा। पहला 21 जून 2000 और 17 दिसंबर 2000। इस दिन क्या होता है, ये कमेंस होता है, यानी शुरू हो जाता है, आरंभ हो जाता है। और 17 दिसंबर 2000 को ये क्या होता है, इनेक्ट हो जाता है, यानी लागू हो जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर जो भी बातें नहीं समझ में आई होंगी उसको बताइएगा। अभी हमने केवल छोटा सा पार्ट देखा है, देखिएगा डिटेल है, थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसको छोटी छोटी वीडियोज़ में पढ़ना बेहतर होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, नोट्स बनवाना नहीं टारगेट है, आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ये हमारा टारगेट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज हमने क्या क्या देखा, सारफेसी एक्ट का फुल फॉर्म, उसके बाद से हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उसके बाद से सिक्योरिटाइजेशन वाला जो एक्ट है, सारफेसी वाला जो एक्ट है, उसको 3 टुकड़ों में देख करके हमने देखा कि किस तरह से काम करता है ये। अगली वीडियो में हम देखेंगे इसके सेक्शंस के वगैरह के बारे में, मतलब प्योर जो फैक्ट्स है उनको देखेंगे। और तीसरी वीडियो में इसके कंसेप्ट को देखेंगे कि कैसे बैंकों की तरफ से वसूली करता है, कैसे संपत्तियों को बेचता है, और क्या क्या इसके लीगल एक्शंस होते हैं, ठीक है ना। जब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा। थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर, खुश रहिए।